नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सीईटी स्नातक स्तर की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसकी तमाम डिटेल, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधित प्रश्न और जो भी तमाम तरह के विज्ञप्ति के अंदर जितने भी हैं उसके बारे में तमाम जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सीईटी का जो विज्ञापन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीईटी का विज्ञापन जारी किया गया है 6/8/24 को। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी है उसके लिए। इसके अंदर कुल 11 तरह की जो सेवाएं हैं इन्होंने सम्मिलित की हैं, 11 तरह की सेवाएं, जिसके लिए कुल 12 तरह के पद हैं ये, जिसमें प्लटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला प्रवेशक, ये पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और एक कनिष्ठ लेखाकार, ये अभी दोबारा जोड़े गए हैं। ये 2 पद ये पहले नहीं थे। पहले 9 तरह के जो, अभी ये 2 जो पद हैं लेटेस्ट इसी भर्ती के लिए यानी कि इसी सीईटी में जोड़े गए हैं। अपने मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। तो जो सीईटी का आयोजन हो रहा है वो इन टोटल 11 तरह की सेवाओं के लिए हो रहा है, जिसमें जो पद हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें ये जो नोट लगाया गया है, नोट इसीलिए लगाया गया है कि ये जो 2 पद जोड़े गए हैं ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार, उसके लिए लगाया गया है कि इसमें संशोधन किया गया था। 7/6/23 का ऑफिस ऑर्डर था, कार्यालय आदेश था, उसके तहत इन दोनों को जोड़ा गया। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अपने सामान्य दिशा निर्देशों की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सामान्य दिशा निर्देश के अंदर जो मेन है कि स्कोर अर्जित कर लेने मात्र से ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी। कि जो आपका उसमें स्कोर अगर आपका अच्छा है तो उससे ये नहीं है कि आपको नौकरी की गारंटी हो जाएगी। आपको उसके बाद अगर जो नियम है जिस सेवा के लिए आपने आवेदन करना है उसके अंदर उसकी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू है, वो दोनों परीक्षा या साक्षात्कार है, आपको उसमें उपस्थित होना होगा और उसमें पास होना होगा। उसके बाद ही आप उस भर्ती के लिए पात्र होंगे। अब समान पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। तो समान पात्रता परीक्षा की जो स्नातक स्तर है वो साल में एक बार आयोजित ही की जाएगी। और जो उसका स्कोर कार्ड है, ठीक है, ये जहाँ लिखा हुआ है स्कोर परिणाम दिनांक से 1 वर्ष के लिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ये जैसे आज रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के 1 वर्ष तक, जैसे 1 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट इसका आता है तो 1 अक्टूबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी होगी। रिजल्ट दिनांक से, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है परिणाम दिनांक से, ठीक है, परिणाम दिनांक से 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब जो अंक हैं जो उसमें उपस्थित अभ्यर्थी होंगे उन्हीं के ही, जो उपस्थित हुए होंगे उन्हीं के ही प्रकाशित किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो उपस्थित नहीं होगा तो एब्सेंट है, उसका परिणाम आने की कोई भी वो नहीं है। अब उसके बाद अगर मान लो आपका रिजल्ट, ये बहुत ही मुख्य बिंदु है 4 नंबर पॉइंट, अगर आपका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आता है तो 1 अक्टूबर 2025 तक आपका सीईटी वैलिड होगा। अब इसी दौरान अगर दूसरा सीईटी अगर बीच में आ जाता है तो आप वो सीईटी भी दे सकते हैं, आपको स्कोर सुधारने का अवसर होगा। ये नहीं है कि आप दूसरा सीईटी नहीं दे सकते, ठीक है। चाहे उसकी पहले वाले की अगर वैधता समाप्त नहीं हुई है, इसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, अगर पहले वाले की वैधता समाप्त नहीं हुई है फिर भी आप वो वाला सीईटी दे सकते हैं, ठीक है। अब जो परिणाम की विधि है फिर वही बात लिखी हुई है, 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर समाप्त हो चुकी है, ठीक है। मतलब 2022 का स्नातक का था उसकी तो अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अपने को नवीन स्कोर के लिए दोबारा से सभी को, जितने भी हैं सभी को दोबारा से सीईटी का एग्जाम देना होगा। 5 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो सीईटी है ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है 5 नंबर। पहले तो सीईटी में क्या था, मेरिट बेसिस 15 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया गया था पिछली सीईटी में। अब 2024 की जो सीईटी है स्नातक स्तर 2024 में, इसमें न्यूनतम 40% अंक, ये 40% अंक जो है वो लाने जरूरी हैं। अगर 40% अंक नहीं ला पाएंगे अपने तो जो भी उल्लेखित पद हैं जिनके लिए बाद में परीक्षा होगी सीईटी के आधार पे, वहां पे वो पात्र नहीं होगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, पहले तो 15 गुना का था, अब क्या है सिर्फ 40% अंक आपको लाने जरूरी हैं। अब इसके अंदर भी अगर आप SC ST वर्ग से हैं तो आपको 5% अंकों की छूट रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अब जो पात्रता परीक्षा में किसी भी पद के लिए
जो शैक्षणिक अर्हता है, आयु, अनुभव आदि जो उस भर्ती के लिए नियम होंगे उसके आधार पर ही होगा। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। अगर उस भर्ती के अंदर किसी भी तरह का अनुभव चाहिए, 1 साल का, 2 साल का, पहली बात वैसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें अनुभव की जरूरत हो, लेकिन यहाँ इस पॉइंट का मतलब है कि अगर वहां पे उस भर्ती के नियमों के आधार पर अगर कोई अनुभव होगा तो अनुभव भी आपको जरूरी होगा। अगर कोई अलग से शैक्षणिक योग्यता होगी तो वो भी आपके पास होनी जरूरी है, जैसे कंप्यूटर की या और भी अन्य जो भी, तो उसके लिए आप जैसे RSCIT है वो भी आपके पास होना जरूरी है। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन लेवल का तो है, लेकिन कुछ भर्तियों में ग्रेजुएशन के साथ साथ RSCIT मांगा जाता है या कुछ भी अन्य योग्यता मांगी जाती है या अनुभव मांगा जाता है। तो उस आधार पे आयु, अब जैसे RSCIT में जैसे आयु CET के लिए तो 40 वर्ष है, लेकिन कुछ भर्तियों के अंदर आयु है वो इसके अंदर अब 18 से 40 है, लेकिन कुछ भर्तियों में 21 से 40 है। तो वहां पे आप CET तो पास हो लेकिन वो वहां पे आप अपात्र हो जाओगे। इस तरह इसका मतलब ये है। अब इसके बाद 7 नंबर पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर है कि सभी शर्तें पूर्ण होनी चाहिए जिस भर्ती के लिए आप पात्र, जिस भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हो आप, ठीक है, नहीं तो आप अपात्र माने जाएंगे। अब आवेदन किस प्रकार होगा? आवेदन ऑनलाइन होगा और SSO पोर्टल के माध्यम से होगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म इसका आवेदन होगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन के संबंध में बताया हुआ है कि जो SSO पोर्टल है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके बाद मुख्य बिंदु पर अपने आते हैं जो SSO ID के मार्फत होगा। तो जो पंजीयन शुल्क है, पंजीयन शुल्क SSO ID के माध्यम से होगा। एक बार ये पंजीयन शुल्क होगा जो जिस 19/4/23 के अकॉर्डिंग जिन्होंने पंजीयन शुल्क जमा कराया हुआ है पहले भर्तियों के लिए उनको भरना नहीं है, जिन्होंने नहीं कराया हुआ उनको भरना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपए और जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको 400 रुपए और दिव्यांगजन जो विकलांग है उनको 400 रुपए जो है आवेदन शुल्क देना होगा। अब जो दूसरे राज्यों के हैं, मान लो जो दूसरे राज्य के SC ST हैं, जो अन्य राज्यों के हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य राज्यों के हैं जो उनको जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा और उनको सामान्य वर्ग के लिए आधारित पंजीयन शुल्क ही देना होगा, मतलब 600 रुपए देना होगा, ठीक है। अब दोबारा समान पात्रता परीक्षा के लिए विभागों के नाम आ गए, ये पहले अपने चर्चा कर चुके हैं। टोटल 11 विभाग हैं और जो पद हैं जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, फिर महिला अधिकारिता विभाग का पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, इस तरह कुल 11 तरह के विभागों के लिए ये पद हैं, ठीक है। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। अब जो आरक्षण है, ये आरक्षण से संबंधित है विशेष सूचना। अति पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के जो है उनको नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए आरक्षण का लाभ जो है नियमानुसार वो दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 30% होगा। वो जो उस भर्ती है, भर्ती के अंदर जो पद होंगे वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। 30% जो पद होते हैं वो महिलाओं के लिए होते हैं। अगर उस वर्ग की महिलाएं नहीं होती तो वो पद जनरल से भर लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा, ठीक है। तो अब ये महिलाओं के लिए जो पद हैं वो अलग अलग बांटे हुए हैं कि 8% विधवा के लिए, 2% परित्याग मतलब जिनका तलाक हो जाता है उनके लिए आरक्षित होते हैं। इसी तरह इनका अलग अलग जो है विवरण किया हुआ है। अब बात करते हैं अपने जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 5% आरक्षण दिए हैं। इसके अंदर है आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण दिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। जो आश्रित है, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों मतलब सैनिकों के बच्चों को या सैनिक की पत्नी को जो है आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। इस तरह के नियम हैं जो सभी भर्तियों में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने जो पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता है जो आपके पास स्नातक या उसके समतुल्य होगी, यानी कि आप स्नातक हैं, आपके पास स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है
CET स्नातक स्तर की है तो आप जाहिर सी बात है कि आपके पास स्नातक जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्नातक आपके पास होनी चाहिए। बाकी आयु की बात कर ली जाए तो ये मुख्य बिंदु है, आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु है जो आपकी प्राप्त कर चुका हो, तथा 40 वर्ष की जो आयु है उससे ना हुआ हो, यानी कि, और सबसे मुख्य बिंदु है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष का आयु, 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। ठीक है, और समान पात्रता परीक्षा 2024 इस विज्ञापन में ये नोट है, ये जरूरी है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। यानी कि जो इसमें जो विज्ञापन में 11 तरह के पद उन्होंने बताए हैं यहाँ पीछे आपको, उसी के लिए है। अन्य के लिए जो इन पदों की आयु संबंधित प्रावधान निर्धारित सेवा के अनुसार होंगे। कि ये जो 18 से 40 है ये सिर्फ CET के लिए ही है, और अगर मान लो किसी भर्ती में 21 से 40 है, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो वहां वही नियम लागू होंगे, 18 से 40 वाले लागू नहीं होंगे। तो शैक्षणिक योग्यता की बात अपने कर चुके हैं, शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। आयु की बात कर चुके हैं, 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष, और जो कैटेगरी वाइज है राज्य सरकार के नियमानुसार छूट दिया होगी। फीस की बात कर चुके हैं, SC ST के लिए 400 रुपए है, दिव्यांग के लिए 400 रुपए, अन्य के लिए 600 रुपए है। परीक्षा का आयोजन, ये मुख्य बिंदु है, परीक्षा का आयोजन दिनांक 25/9/24 से 28/9/24 के मध्य होगा। जो पहले कैलेंडर जारी कर चुका है RMSS भी, फिर भी इसमें लिखा हुआ है 25/9/24 से 28/9/24 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। अगर परीक्षा अधिक शिफ्टों में होती है जैसे, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। ठीक है, नियुक्ति के लिए योग्यता, ये सभी जो भर्तियां आप पढ़ते ही हो उसके अंदर एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी अपने शादी के अंदर दहेज ना लिया हो, इस तरह के नियम है जो आमतौर पे आपने पढ़े होंगे। ऑनलाइन आवेदन है, उसके लिए विशेष है कि आप जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उसी श्रेणी में आवेदन करें, क्योंकि बाद में इसमें सुधार करने में दिक्कतें आती हैं, इस कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो कि न्याय करें और गलत और चीज़ें नहीं डालनी इसके अंदर। और बाकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए सही फ़ोटो और सही हस्ताक्षर, फाइल का आकार 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, हस्ताक्षर का आकार 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह के नियम है। ठीक है, और ये विज्ञप्ति थी CET के लिए। अब बात कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु जो पाठ्यक्रम है बड़ा ही प्रश्नों की संख्या 150 होगी, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल 300 अंक की ये परीक्षा होगी और समय होगा 3 घंटे। ठीक है, जिसके अंदर जो मुख्य बिंदु है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये होगा, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान और समय सामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट। तो सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे, यानी कि जो आपको पता ही है MCQ टाइप होंगे। और सबसे मुख्य बिंदु ये सभी के लिए, पिछली CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसके अंदर 1/3 1/3 भाग नकारात्मक अंकन काटा जाएगा। ये सबसे मुख्य बिंदु है, 1/3 भाग नकारात्मक अंकन होगा। ठीक है, ये विषय पाठ्यक्रम का विवरण है जो बड़ा ही संक्षेप में बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। इसके लिए ये जो विज्ञप्ति है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कंप्यूटर के संबंधित भी इन्होंने बता दिया है। ये पूरी विज्ञप्ति थी 6/8/24 को, DC बघाल सचिव साहब के साइन है, 6/8/24 को जारी हो चुकी है। तो सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।